हेलो बच्चों, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और हमने अभी तक सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ठीक है। और सेट्स के बारे में पढ़ा था जो आप 7, 8, 9 सब में पढ़ा होगा आपने। तो इस बार मैं जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक चैप्टर है मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो विच इन्वॉल्व्स डिवीज़न। इसमें थोड़ी सी डिवीज़न, रिमाइंडर, इसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जिसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे अगर मैं कर रहा हूँ, मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो कितना आएगा? क्वोशिएंट आएगा, सॉरी, इतना आ जाएगा। 3 × 2 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये क्या हुआ? ये हुआ रिमाइंडर। ये क्या हुआ? रिमाइंडर हुआ। ये 0 आया, ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट है। मैं कुछ बेसिक्स चीज़ों से आपको इस चैप्टर पे लेके जाऊँगा। और ये क्या है? डिवाइज़र है। डिवाइज़र नाम से समझो कि डिवाइज़र मतलब क्या? जो डिवाइड कर रहा है। ये 3 6 को डिवाइड कर रहा है। 3 6 को डिवाइड कर रहा है। 6 बच्चे थे, 6 टॉफ़ियाँ हैं, 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? 2 टॉफ़ी मिलेगी। एग्जैक्टली सबको 2-2 करके टॉफ़ी मिल जाएगी और कुछ भी टॉफ़ी नहीं बचेंगी। दिस इज़ द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ जो बच गई। दीज आर द नंबर ऑफ बच्चाज एंड दीज आर द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ व्हाट एवरी चाइल्ड गॉट एज टॉफ़ीज़। मतलब 2 टॉफ़ीज़ मिले सारे चाइल्ड को। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड करेगा, जो काम को कर रहा है, उसको डिवाइज़र कहेंगे। और जो इन्वॉल्व हो रहा है उस काम में, जिस पे काम हो रहा है, जैसे आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा ना, तो वैसे ये मान लीजिए हमारे डिवीज़न प्रोसेस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई एक वर्ब है, उसका कोई करने वाला है और उस काम का जिस पे इफेक्ट पड़ेगा वो किसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न। सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न, ये होगा आपका सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न। सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न। ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ आप समझिए 3 सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न एंड दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज what remains। सो मैं आपको एक देखिए, सब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न को डिवाइज़र कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीज़न को डिविडेंड कहते हैं, रिजल्ट जो आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो रिमेन्स होता है, जो रिमेनिंग बचता है, रिमेन। ये जो चैप्टर है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 2 + 0, यानी कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अगर मैं 7 को देखूं तो वो कितना रिमाइंडर देता है? एक रिमाइंडर देता है। पहले हम कुछ डिवीज़न के बारे में सीख लेते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ने से पहले। 7 कितना रिमाइंडर देता है? 1 रिमाइंडर देता है। अब किससे डिवाइड किया जाए? 3 से डिवाइड किया जाए। क्वोशिएंट कितना आता है? 2 आता है। क्वोशिएंट सेम हो सकता है, लेकिन हर एक के लिए रिमाइंडर भी सेम हो अलग हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे 7 है वो एक रिमाइंडर देता है 3 में, और 11 है वो भी एक रिमाइंडर देता है। तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि कौन कब ये है, लेकिन आपको ये बेसिक फंडा तो क्लियर होना ही चाहिए। ये मतलब फंडामेंटल्स है। अगर आपको ये पता नहीं है, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए
इसलिए मैंने एक अपडेट रिवीजन कर दी उसके बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ डिवीज़न, जैसे 6 को 3 डिवाइड करता है, इसको 3 डिवाइड 6 मेरे पास है, क्या दिया हुआ, 3 डिवाइड्स 6। ये तो लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज हुआ, रिप्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज हुआ। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछूं, मैं क्या पूछूं आपसे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछूं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, ऐसे 6 डिवाइड्स 3। ये तो आपका लाइक क्वेश्चन टाइप हुआ। लेकिन जो ऑफिशियली हम इसको डिनोट करते हैं, ये 6 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3, उसके लिए ये वाला साइन अप्रोप्रिएट लगता है कि 6 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3। बट मैं कह रहा हूँ 3 डिवाइड 6, एक्टिव पैसिव अलग है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मुझे दिया हुआ है 3 डिवाइड 6, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। मैंने सेट्स में भी आपको बताया था ऐसे, अब मेरे पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये बताया था 3 डिवाइड 6, यानी कि मुझे अगर दिया हुआ है a डिवाइड्स b, तो वो हो जाएगा a डिवाइड्स b। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिविजिबिलिटी के। अब हर एक चीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि डिवीज़न ही से ये चैप्टर रिलेटेड है, इसलिए मैं कुछ डिविजिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ लिखा देता हूँ। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली बात कि इफ a डिवाइड्स b, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन a वुड डिवाइड c। देखो एग्जांपल पुट करके देखते हैं। 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8 and 2 divides 8. If a divides b and b divides c, then a divides c. अगर आप देखो a b b c a c s, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ट्रांजिटिव। Hence division is transitive. If a divides b, if hence it is transitive. सेकेंड में देखते हैं, इफ a डिवाइड्स b, देन एक ऑप्शन आएगा b कैन डिवाइड a, दूसरा ऑप्शन आएगा b। ये बहुत कम केसेस होते हैं, वेरी माइनर केसेस मेजरली। तो ये जो मेजरली हम मेजर इफेक्ट देखें तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। a डिवाइड्स b, b डजन डिवाइड्स a। ये तो बस होता है कि इफ हाँ सबसे अच्छा, इफ a नॉट इक्वल टू b, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये वाला गया। तो अब तो मेरे पास एक ही बचा है, देन b डजन डिवाइड्स, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू b एंड a डिवाइड्स b, देन b डजन डिवाइड्स a, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। हेंस symmetric, hence it is not symmetric, देखिए ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर तीसरा लिखिए, a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स b माइनस c एंड a डिवाइड्स b प्लस c। जैसे 3 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 9, सो इट डिवाइड्स b माइनस c, 6 माइनस 2 9 माइनस 3। बस इंटीग्रल कोशिएंट आए तो हम उसको डिवीज़न मान लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, मैं शॉर्ट में बताना है, मुझे ये बताना ही नहीं है, तो
तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, अपने टॉपिक पर आता हूँ, बहुत कुछ पढ़ाना है। क्लास 10th का ये चैप्टर है, एक्चुअली क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 है। मेरे पास ये वाली एडिशन है, तो ये वाली एडिशन है, तो नहीं पता अब न्यू एडिशन में भी चैप्टर्स चेंज हो गए हों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा, नहीं तीसरा है कि अगर मुझे दिया हुआ है, चौथा, अगर मुझे दिया हुआ है a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स b प्लस c, मैंने आपको कहा कि अगर a डिवाइड्स k एंड a डिवाइड्स l, a विल डिवाइड देयर डिफरेंस और एडिशन, सो b प्लस c माइनस b, देन ये होगा, देन a, दिस इम्प्लाइज a विल डिवाइड c, यानी इफ a डिवाइड b और कुछ है उस b पे कुछ जोड़े उसको भी a डिवाइड करता है, तो वो जो नंबर जिसको जोड़े ना b में वो a का डिविजिबल, a से डिविजिबल होगा। ये हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर सेम है वैसे ही, a डिवाइड्स b माइनस c, सो a वुड डिवाइड c। ये क्या 5 नंबर। 6 नंबर बनता है। देखिए, अगर a b को डिवाइड करेगा और a c को डिवाइड करेगा, अब देखो, अगर देखो ये क्या है, मुझे a डिवाइड b मैं कब मान रहा हूँ, ये सब सिचुएशन में देखो कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, वो कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी कि a b को डिवाइड करना है, यानी कि ये पूरा पूरी कट जा रहा है, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो इसको काट के कुछ ला रहा है n मान लो, तो तब भी तो इंटीजर रहेगा ही ना। तो a अगर b को डिवाइड करता है, मतलब समझो 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, यानी कि 2 सारे 4 के मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। जैसे 6 36 को डिवाइड करता है, अब 36 इंटू 7 भी करो, ये तो इसको काटा ना, इसको डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर ला दिया, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ a कैन डिवाइड KB। और इससे मैं इन्फर कर सकता हूँ, इससे मैंने ये इन्फर किया, मैं इसके लिए ला रहा हूँ कोई दूसरा LC। तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर a डिवाइड्स k, a डिवाइड्स l, देन k प्लस l को भी डिवाइड करेगा, तो a विल डिवाइड, यार बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, सो a विल डिवाइड KB, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, KB माइनस LC, a विल डिवाइड KB माइनस LC। 7 नंबर पे आते हैं। देखो 7 नंबर प्रॉपर्टी कुछ सिंपल है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है, b भी a को डिवाइड कर रहा है, इफ देन क्या हो सकता है कि इंटीजर लाना है, तो या तो a b के बराबर होगा या तो a माइनस b के बराबर होगा। तो मैं इसको एक साथ कलेक्टिवली लिख सकता हूँ, a प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस b। उतारते जाओ सारी प्रॉपर्टीज, a प्लस माइनस b, इफ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स a इज इक्वल टू b, या इफ देन यहाँ पे लिख दो, डाल दो, देन इन दोनों को कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूँ a इज प्लस इक्वल टू प्लस माइनस b। और 3 प्रॉपर्टीज़ है, 10 प्रॉपर्टीज़ तैयार करके लाया था मैंने, होप कि आप लिख रहे हो। 8 नंबर क्या बोला है 8 नंबर में? p इज इक्वल टू 0 अगर a डिवाइड्स b है एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, दोनों बड़े हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में लो, व्हेन a डिवाइड्स b
देन मतलब जैसे देखो पॉजिटिव इंटीजर का कोई भी केस लोगे तो यहाँ पे जो लिखा जाता है वो हमेशा बड़ा होगा। ये है b, ये है a, तो b विल बी ग्रेटर देन a। तो इसको मैं एग्जाम्पल को मिटा देता हूँ। देन v इज ग्रेटर देन, ये वो 8वीं प्रॉपर्टी। 9वीं पे जाता है। नौवीं प्रॉपर्टी पे जाते हैं। क्या बोला 9वीं प्रॉपर्टी में? इफ ए डिवाइड्स बी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन ए विल डिवाइड इफ देन। प्रॉपर्टीज में इफ एक चीज़ मानो दूसरी चीज़ निकलेगी। आखिरी प्रॉपर्टी है, फिर हम अपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आएंगे। इफ ए डिवाइड्स बी, तो अगर मैं ये b बाय ए है इसको कोई इंटीजर होना है, मैं अगर m इधर भी मल्टीप्लाई करूँ m इधर भी मल्टीप्लाई करूँ तब भी वो इंटीजर रहेगा। इस यानी इंटीजर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि m ए m b को डिवाइड करेगा। इंटीजर रहेगा इसका मतलब क्या है कि m ए m b को डिवाइड करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, लेकिन m 0 हो गया तो ये वाला इन्फिनाइट हो जाएगा और z तो इन्फिनाइट है नहीं। तो हमें यहाँ जो मानना होगा वो क्या होगा, m इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बड़ा वाला गुल्ला नहीं। देखो ओ और 0 में फ़र्क है। मैं भी ओ ऐसे होता है, इतना बड़ा पेट नहीं होता उसका। ओ ऐसे होता है गोल, और 0 ऐसे होता है ओवल। 10 ऐसे लिखो, 10 ऐसे, नो, यस। तो 10 नंबर भी हो गया। मैं भी बहुत बुरा लिखता हूँ तो मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को। तो here our divisibilities, properties of divisibility has come to an end. Thanks for watching. और लेकिन अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। ये डिवीज़न का बेसिक फंडा है, इसको क्लियर होना एक नेसेसिटी आपकी। नहीं क्लियर है नहीं पढ़ सकते। हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आते हैं। आपने सब कुछ उतार लिया, ठीक है। 17 मिनट तो यहीं चलेगा, ठीक है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक मतलब क्या है? देखो, सेट ऑफ रिमाइंडर्स, सेट ऑफ रिमाइंडर्स क्या होता है? जैसे मैं अगर किसी भी नंबर को 3 डिवाइड, मतलब अगर मैं n को डिवाइड करवाना हूँ 3 से, फिर ऐसे लिख दो, कुछ भी आए लेकिन जो रिमाइंडर आएगा वो या तो वो परफेक्टली डिवाइड कर लेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा। 0 परफेक्टली डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। 4 के साथ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3। यानी कि जितने रिमाइंडर्स पॉसिबल होते हैं उससे हम सेट ऑफ रिमाइंडर्स कहते हैं। जितने रिमाइंडर्स पॉसिबल होते हैं उससे हम सेट ऑफ रिमाइंडर्स कहते हैं। तो 4 के लिए ये उसका सेट ऑफ रिमाइंडर्स है, 3 के लिए ये उसका सेट ऑफ रिमाइंडर्स है। इसी सेट ऑफ रिमाइंडर्स को हम कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम कहते हैं। कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम कहते हैं। तो इसके कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में 3 के कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में कितने मेंबर हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं? मैं कहूँ तो कितने? 3 है। 4 के कितने? 4 है। यानी कि सेट ऑफ रेसिड्यूज
सेट ऑफ रेसिड्यूज। एक मिनट, ठीक है। जितने जो नंबर है n के लिए उसके एलिमेंट्स कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम CRS में के एलिमेंट्स, अगर n है कोई नंबर और उसका हैशटैग CRS कितना आएगा, देखो हैशटैग यहाँ, क्योंकि n हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं इसलिए हम यहाँ पे सेट्स यूज़ करते हैं। हैशटैग CRS कितना आएगा, वो भी n के बराबर होगा। यानी कि n के लिए उसकी कार्डिनलिटी और उसके कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम का एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। 12 के लिए वो अलग आएगा, मेरे लिए, आपके लिए 12 के लिए 0 से लेकर 11 तक होगा। कोई दूसरा आदमी है बाहर बैठ के आपके सामने, उसके लिए भी 12 के लिए जो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होगा वो 0 से 11 होगा। ये नहीं कि उसके लिए 12 आ जाएगा। हाँ, आप रिमाइंडर्स को मॉडिफाई करके लिख सकते हो। कैसे? रिमाइंडर्स को मॉडिफाई करके लिख सकते हो। कैसे? CRS समझ में आ गया ना, सेट ऑफ रिमाइंडर्स को CRS कहते हैं। सिंपल भाषा में समझना। क्या समझना? मैं क्या बोल रहा था, ये भूल गया कि याद ही नहीं आ रहा कि 12 है वो उसके का वेल डिफाइंड कलेक्शन है CRS। तो अगर मॉड्यूलस किसको कहते हैं कि अगर वो CRS में मान लो किसी का CRS है, मान लो 3 का CRS, किसका CRS है, 3 का CRS है, वो क्या क्या आएगा, 0 1 2। तो अगर वो जो एक सेट बना रहे हैं, अगर वो दोनों, कोई दो नंबर लिया आपने, अगर वो दोनों उसी सेट के अंदर हैं, उसी सेट के अंदर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने कोई CRS लिया और उसके 2 नंबर्स लिए, अगर कोई भी 2 नंबर्स लिए, अगर वो उस CRS के अंदर हैं तो वो दोनों को हम, उन दोनों को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। मॉड्यूलस कुछ नहीं है, मॉड्यूलस एक रिलेशन है। क्या है? मॉड्यूलस एक रिलेशन है। तो 1 2 है, 1 2 एक ही CRS में आ रहा है, तो 1 2 1 and 2 1 and 2 are equivalent in the sense 1 और 2 हमेशा तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर हमेशा, जैसे अगर मैं 1 का केस लूँ तब रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 से तो हर कुछ डिवाइड हो जाता है। इसके CRS में बस 0 आएगा, बस 0 आएगा। तो इस सेट के में 0 किसी के साथ इक्विवेलेंट ही नहीं है, 0 किसी के साथ या फिर मैं 2 ही का CRS लूँ, 2 तो नहीं आता उसमें। यहाँ पे 0 और 1 इक्विवेलेंट है, लेकिन 1 और 2 इक्विवेलेंट नहीं है। यानी कि 1 और 2 इक्विवेलेंट किसी पार्टिकुलर केस में है, उस पार्टिकुलर केस में कि मैं उसे पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट है। डिवीज़न में इक्विवेलेंट का साइन होता है इक्वल टू के साथ और एक ऐसा 3 डंडी ऐसे ऐसे बार बार लिखने से बदलेगा नहीं, बहुत टेढ़ा बनता है। 1 and 2 आर इक्विवेलेंट। लिखते हैं उस चीज़ को, देखो लिखो कि 1 and 2 आर इक्विवेलेंट व्हेन द नंबर was divided, when the number any number and any number in the set of natural numbers was divided in the set of whole numbers or integers was divided, and we get a set of remainders। और उस सेट ऑफ रिमाइंडर से मैंने 2 नंबर लिए, मान लो 1 और 2, और उन्हें मैंने क्या कहा इक्विवेलेंट कहा। क्या कहा? इक्विवेलेंट। किस सेंस में कहा? कि जब नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। ये रिलेशन है। ये लोग इक्विवेलेंट हो रहे हैं किस रिलेशन में? किस चीज़ से डिवाइड कर रहा था? जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, 3 से डिवाइड कर रहा था। यहाँ मैं लिखूँगा MOD, मोदी नहीं है, मोड है, मोड। 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। मैं उतने देर से क्या समझा रहा हूँ। 1 इज नॉट इक्विवेलेंट। अगर वो
मतलब अगर कोई भी 2 नंबर लिए, सॉरी, अगर कोई भी 2 नंबर लिया मैंने, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर लिया, 3 लिया, 3 नहीं लिया मैंने, 4 लिया और 7 लिया, अगर वो जो रिमाइंडर देना है वो उस CRS का एक ही एलिमेंट है, मतलब सेम एलिमेंट है, ये भी अगर n रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो भी n रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो तब वो इक्विवेलेंट होंगे, 4 और 7 इक्विवेलेंट होंगे। रिलेशन क्या है उस चीज़ का? रिलेशन क्या है कि वो जब उन्हें 3 से डिवाइड किया गया था, इन्हें 3 से डिवाइड किया गया था तो इक्विवेलेंट थे। यहाँ पे फिर हम मोड लगाएंगे, मोडिंग नहीं, मोड, ठीक है। 4 और 7 इक्विवेलेंट हैं, उनके बीच में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि वो सेम रिमाइंडर देते हैं। रिश्ता ऐसे ही होता है कि वो रिमाइंडर क्या छोड़ते हैं, अगर ऐसा इनका रिलेशन क्या है कि ये सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। इन्होंने अपने अंदर में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की है कि हम एक रिमाइंडर छोड़ेंगे तो हम इनमें एक रिलेशन आएगा जिसको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, या फिर इक्विवेलेंस कहेंगे। तो इक्विवेलेंस, ये साइन ही है इक्विवेलेंस का, ये साइन ही है इक्विवेलेंस का। जब ये साइन है इक्विवेलेंस का तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये रिलेशन जो होगा ये इक्विवेलेंस होगा। जैसे कि अब अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं, स्टेटमेंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ इसको, इफ लिखिए, इफ A is congruent to B mod n, if A is congruent to B mod n, then they leave, बोर्ड में फिर से लिखना ही नीचे, then they leave same remainder when divided by n। फिर से पढ़ो, if A is congruent to B mod n then they leave same remainder when divided by m। पाकिस्तान से इंडिया चला गया, और टेढ़ी राइटिंग, पहला वाला फिर भी ठीक था। लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m, तो अच्छे से लिखना है। लीव सेम रिमाइंडर व्हेन if A is congruent to B mod n then they leave same remainder when divided by n। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ये आपके माइंड में घुस जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, चैप्टर हिलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कोर कॉन्सेप्ट यार, कोर कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो जब कोर की मजबूती ही नहीं है, रूट ही नहीं है, प्लांट का रूट ही नहीं है, ये प्लांट है, आपके माइंड में कुछ भी जा रहा है, कोई भी चैप्टर बैठ रहा है, वो एक प्लांट है, उसकी जो रूट होनी चाहिए वो आपके ब्रेन में आ जानी चाहिए, यही उसकी रूट है, ये रूट का फॉर्मूला है। ये रूट अगर बैठेगा नहीं तो आप फिर वो पेड़ उखड़ जाएगा, थोड़ी सी आंधी आएगी, थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ और आएगा, ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्ग्रुएंस याद रखना है तो इसको याद रखना पड़ेगा, VVI। अपने बुक में लिखते हो, यहाँ पे अपने नोट्स में लिख दो VVI, ठीक है। इतना आ गया। इसको हम पढ़ते हैं कैसे हैं? A is equivalent या congruent, A is congruent, A is congruent, equivalent is जनरली congruent पढ़ते हैं। A is congruent to B mod मॉड्यूलो या मोड। ये मोड मतलब क्या है? मॉड्यूलो। ये मॉड्यूलो यानी कि मॉड्यूलो का मतलब क्या है कि हम डिवाइड करना है,
कि हम डिवाइड करना है, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको, कोड है, याद रखिए, ठीक है। आ गया मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस अभी सीधा है, अभी भी तेरा ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये इक्विवेलेंट भी पढ़ते हैं इसको, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। देखो अगर 3 एक रिमाइंडर छोड़ता है मोड 2 पे, ओके, और दूसरा 3 ना भोपाल से आया, वो भी एक रिमाइंडर छोड़ता है मोड 2 में। तो 3 जो है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 से हमें ये पता चला कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 2, यानी कि जितना रिमाइंडर 3 जोड़ता है 2 से डिवाइड करने पे, उतना ही रिमाइंडर 3 भी देता है 2 से डिवाइड करने में, वो है 1। भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इंटरेस्टिंग है। हम एक फर्मेट लिटल थ्योरम पढ़ेंगे, आपके पियर्सन में भी दिया हुआ है। पार्टिकुलरली ये तो नहीं दिया हुआ है कि वो फर्मेट लिटल थ्योरम है, लेकिन एक्चुअली वो फर्मेट लिटल थ्योरम है, ठीक है। देखो तो हमारे पास यहाँ पहली प्रॉपर्टी आएगी, अच्छे से लिखो। यहाँ पे मैं पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड M, hence it is reflexive। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही था ना कि ए सेट पे बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ए दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, ए और ए दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है। तेरा कुछ दिन बाद सुधर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। Hence it is reflexive। अब अगर मैं यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। एक अगर मैं ऐसे लिखूँ, A is congruent to B mod M, मैंने ये लिखा है ना। तो अभी जैसे 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड कितने में, 2 में। अभी इसको समझेंगे, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ें, फिर मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। पियर्सन ने लिखी हुई है वो चीज़, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, देन यहाँ इफ देन खुद से ऐड कर लेना, ठीक है। देन B इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू A। भाई अगर 3 और 7 दोनों 2 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो 7 और 3 भी तो वही छोड़ेंगे ना, क्योंकि वो तो 7 है। ऐसे यहाँ पे माइनस का खेला नहीं, तो ये भी ऐसे हो जाएगा मोड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो ए भी बिलोंग करता है। ये मतलब क्या है कि ए
अगर मैं ऐसा सेट बनाऊं कि those two numbers are in the set, in the relation, if they give the same remainder when divided by m, then they are in the set. तो ये तो सेम रिमाइंडर देना है, यानी कि ए बी सेट में बिलोंग करेगा, बी ए भी सेट में बिलोंग करेगा, एम एन भी सेट पे बिलोंग करेगा और एन एम भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि द हेंस द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंस इज सिमेट्रिक। ये बहुत मोटा लिखता है वैसे। Hence the congruence is symmetric। थर्ड नंबर पे आते हैं, अगर ए और बी सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं मोड एम पे, ए और बी सेम रिमाइंडर देते हैं मोड एम में, ठीक है, बी और सी भी उतने ही रिमाइंडर देते हैं मोड एम में। जैसे 7 और 3 टू से डिवाइड करने पे एक एक रिमाइंडर देते हैं, और 7 और 9 भी उतने ही रिमाइंडर देते हैं, तो 3 और 9 भी तो उतने ही रिमाइंडर देंगे एक। हेंस इफ ये दोनों, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम। क्या हुआ, सेट पे ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू द सेट, बी सी बिलोंग्स टू द सेट, then AC should be belong to the set to the if then all A, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि if the set the relation is transitive, then AB if AB is belonging and BC is also belonging, then AC would also belong। AC भी होगा, अगर AB है BC है तो AC भी होगा, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यानी कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो क्या हो गया, R भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये जो RST हो जाती है, GST नहीं RST, जब ये तीनों हो जाती है ना तब उसको हम कहते हैं, पीछे का वीडियो देख ही सकते हो। तो जब R भी हो जाता है, S भी हो जाता है, T भी हो जाता है, तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव कहते हैं। ऐसा नहीं है, उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस। हेंस तो यहाँ पे लिख दो कॉन्ग्रुएंस इज ट्रांजिटिव। कॉन्ग्रुएंस इज ट्रांजिटिव। तो अगर आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछ दे, या फिर जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस, तो ये मत लिख देना ए इज इक्विवेलेंट टू बी, वी राइट द सिंबल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट। दैट इज अ जोक्स अपार्ट कि ऐसे करके आपको प्रूफ करना है। पहले लिखना ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, एग्जाम्पल भी दे देना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। अगर मैंने एग्जाम्पल नहीं दे दिया होता, रट्टू तोता की तरह बोल दिया होता, तो आपको इतना समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड N, मोड M नहीं ले लो मेरा प्यारा मोड M। क्या है चौथा? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M एंड C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मोड M। मैं मोड M ही के मॉड्यूलो M ही के बारे में बात कर रहा हूँ। मॉड्यूलो M क्या, यानी कि मैं N से डिवाइड कर रहा हूँ। मोड 3 मतलब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। मोड 1 लाख मतलब मैं 1 लाख से डिवाइड कर रहा हूँ। मोड 1 करोड़ मतलब क्या, मैं 1 करोड़ से डिवाइड कर रहा हूँ। मोड 1 खरब मतलब क्या कि मैं 1 खरब से डिवाइड कर रहा हूँ। सिंपल है। तो क्या है, मोड N में है, मोड N में है। तो पहले तो मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताना चाहूँगा। दूसरी प्रॉपर्टी पहले बताऊँगा, ये वाली प्रॉपर्टी कि मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये ना मतलब समझो इक्वेशन टाइप। जैसे अगर x इज इक्वल टू 3 + 4y है,
कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मैं इधर माइनस, जैसे इक्वेशन में आता है ना -3 करना, वो कैसे आता है, इधर मैं -3 करूँगा, इधर भी मैं -3 करूँगा, 3 3 ख़त्म, इधर भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा, इधर भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ख़त्म। तो y आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई 4। वैसा ही खेला यहाँ पे भी है, बस डिवाइड नहीं कर सकते जैसे चाहो। डिवाइड करना है तो मैं आपको उसके लिए आगे प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं। क्या हम कुछ ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, हमारी मर्जी है भाई, कि a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस c, a माइनस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस c, मोड्यूलो m, मोदी m, मोड्यूलो, ठीक है। a माइनस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस c, इतना आ गया। अब क्या है कि a माइनस c b माइनस c हो गया। फिर से बोलिए, जैसे 3 को मैं 7 को डिवाइड करना हूँ, तुम क्या लिखोगे, क्वेश्चन 2। मैं हूँ थोड़ा यूनिक बंदा, मैं लिखूँगा 3 क्वेश्चन 9, रिमाइंडर आया -2, रिमाइंडर आया -2, करके देख लो। 3 × 3 -2 7 आता है ना, सब कुछ फॉलो हो रहा है, तो मैं इसको भी मान सकता हूँ, यानी कि रिमाइंडर में -2 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको करूँ, अगर मैं क्वेश्चन 2 लूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि जो ये 1 रिमाइंडर है मैं उसको -2 लिख सकता हूँ। व्हाट इज -2? 1 - 3, यानी कि अगर मेरे CRS में, मेरे कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में ये आ गया, ये चौथी प्रॉपर्टी के अंदर का एक सब 1 सब 2, ठीक है। मैं फिर भूल गया कि क्या करता, हाँ, कि कोई भी है मेरे CRS में है, मैं CRS मान लो n का निकाल रहा हूँ, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 1 n - 1। फिर जब n आएगा तो क्वेश्चन में एक बढ़ जाएगा, समझो ना। 3 मैं पहले लिया था, 3 2 जा 6, मेरे पास डिविडेंड 9 है, 3 2 जा 6, और मुझे यहाँ 9 दिया हुआ है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। मैं इसको फिर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा के, क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि जो ये 3 रिमाइंडर है वो अपने आप एक 0 रिमाइंडर है। वैसे ये नेगेटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है कि ये हमारा जो CRS आया, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, किसी n का, वो 0 से लेकर 1 से लेकर 0 1 डैश डैश n - 1 आया, n - 1 आया। जो मैं ये जो 0 है भाई, ये जो 0 है मैं उसको n लिख सकता हूँ, मैं 0 को n लिख सकता हूँ। जैसे 3 में है, 3 में क्या क्या है, 0 1 2 है, मैं 0 को 3 लिख सकता हूँ, 1 को -2 लिख सकता हूँ, और 2 को -1 लिख सकता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उसको -3 से ये कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। या 0 को n भी लिख सकता हूँ, -n भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 0 को, यानी कि क्या कर दिया, मैं -n कर दिया। वैसे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रिमाइंडर को मैं 1 - n लिख सकता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, 1 को मैंने -2 लिखा ना, 1 को मैं 3 में -2 लिखा, 1 - 3 वैल्यू पुट करो, कितना है, -2 है। यानी कि मैं कोई भी रिमाइंडर है उसको, अगर कोई रिमाइंडर, कोई CRS का, किसी का भी CRS है n, उसका कोई भी एक रिमाइंडर लो r, उस r को तुम इक्विवेलेंस में, कॉन्ग्रुएंस में r - n भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप क्या है कि वो रिमाइंडर है। अब अगर उतना, अगर मैं r ही को डिवाइड करता, मान लो जो रिमाइंडर मैं उसी को डिवाइड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई रैंडम ना n - 2 है, उसको मैं डिवाइड करूँगा n से, तो जो कुछ डिवाइड होगा ही नहीं। प्रॉपर्टीज़ को रेज करो, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज़ होगी। आगे की प्रॉपर्टीज़ हम कल पढ़ेंगे, फिर शायद क्वेश्चन छोड़ेंगे कल, मतलब अगले क्लास में i - से। देखो
देखो बस इसको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया, 1 को मैं -1 लिखा। मैं जैसे मैं अगर n-2 लिया हूँ डिविडेंड के तौर पे n लिया हूँ, ये तो डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि क्वेश्चन 0 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो n-2 आएगा, यानी कि n-2 कितना रिमाइंडर दे रहा है, n-2। n-2 कितना रिमाइंडर दे रहा है, n-2। यानी कि जो n-2 है, जैसे कोई भी है ना 9, ऐसे समझ सकते हैं कि डिविडेंड जो होता है उसको का रिलेशन करो किसके साथ, रिमाइंडर के साथ। डिविडेंड का रिलेशन रिमाइंडर के साथ किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, मोड डिवाइजर। मोड डिवाइजर डिविडेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये मैं एग्जांपल हर केस में ले रहा हूँ कि 3 × 2 6 - 1। देखिए 7 कितना रिमाइंडर देता है, 7 कितना रिमाइंडर देता है, 1 रिमाइंडर देता है। और अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 3 से, तब भी 1 ही रिमाइंडर मिलता है। बताया ना मैंने, अगर n से कोई छोटा नंबर है और मुझे एक इंटीग्रल चाहिए, इंटीग्रल क्वोशिएंट चाहिए, इंटीग्रल क्वोशिएंट तो 0 भी हो सकता है, इंटीग्रल क्वोशिएंट नहीं है। तो मुझे इंटीग्रल क्वोशिएंट चाहिए, तो मैं उससे किसी से डिवाइड नहीं करूँगा, यानी कि अगर वो नंबर छोटा है यानी कि वही नंबर रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि इस चीज़ को आपको समझना है, डिविडेंड जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, रिमाइंडर के। जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 1 को जब मैंने डिवाइड किया n से, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यानी कि 1 तो कॉन्ग्रुएंट हुआ 1 ही से, 1 कॉन्ग्रुएंट हुआ 1 से। मैं +0 लिख सकता हूँ, +0 लिख सकता हूँ। किस में, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मोड n से, मोड n से डिवाइड करना हूँ। CRS मैंने n का लिया है और मैं 1 को क्या लिखा था, 1 - n। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 1 को 1 - n, मैं उसको इक्वल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ, उस रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूँ। यानी कि मुझे बेसिकली आपको ये बताना है कि 1 और 1 - n दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, ये 0 है, ये जो 0 रिमाइंडर आ रहा है ना, जैसे मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ देख रहे हैं ना आप, 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मैं 3 × 3 4 जार्स ले लेते हैं एक बार। 3 4 जार्स 12 आएगा, -3 आएगा, यानी कि जो 9 आएगा वो -3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, है ना। हाँ, तो 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 आया, है ना। ये वाला यूज़ किया यार, ये वाला भी लिख दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर। क्या हुआ कि -3 आया, यानी कि ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे मोड 3 में। और ये हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ऐसे भी लिख सकते थे, तो 0 भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n। यानी कि मैं 0 को -3 लिख सकता हूँ, मैं किसी को कुछ लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल है, अभी हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, यानी कि वो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ये 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -n लिख सकता हूँ ना। आ गया भाई, है ना। वैसे 2 आएगा, मैं 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 आया भाई, किस में आया भाई, मोड n में आया भाई। तो क्या आएगा, मैं इधर 0 है +0 है, मैं 0 को लिख दिया भाई, 2 - n लिख दिया। तो ये समझ गया आपने ना कि n-1 होगा, n-1 होगा। मैं n को क्या लिख सकता हूँ, मैं n को 0 लिख सकता हूँ ना, मैं n को 0 लिख सकता हूँ। तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मैं इसे -1 लिखूँगा, n-2 आएगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा, बिकॉज n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी था, आज हमने 4th प्रॉपर्टी पढ़ा। इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। n-1, n तो कॉन्ग्रुएंट 0 का है ना।
अरे भाई जब n ही को n से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, उस 0 को मैं -n भी लिख सकता हूँ, n भी लिख सकता हूँ। वैसे 3 को मैं -3 के भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ, 0 के भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि और बहुत खिचपिच हो गया, ठीक है। अभी देखो मैं 3 को -3 के कॉन्ग्रुएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर इसका रूट बैठ गया ना बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मोड 3 में लिया, 3 क्या रिमाइंडर देता है, 0 रिमाइंडर देता है। 0 क्या रिमाइंडर देता है, 0 रिमाइंडर देता है। -3 क्या रिमाइंडर देता है, देख लेते हैं करके। 0 रिमाइंडर देता है। यानी कि जब रिमाइंडर सेम दे रहे हैं, हमने तो यही कहा था ना कि अगर वो रिमाइंडर सेम देंगे तो हम उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और फिर रिलेशन के आगे ये लिख देंगे कि वो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, ये ना इस रिलेशन की आधार कार्ड है, रिलेशन का आधार कार्ड है ये रिलेशन का आधार कार्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं दिया हुआ है यू कैन आइडेंटिफाई इट कि आपको किससे डिवाइड करना है। आप गेस ही नहीं कर सकते, या तो मोड m दे देगा, आप मान लो मोड m, लेकिन वही मोड m ही उसका आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 4 प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ी और होप आपको मज़ा आया होगा। कहीं भी मुझे से गलती हुई होगी तो सॉरी, आई एम अ ह्यूमन, so I could make faults, and if I had repeated fault, that is bad, and please comment so we would improve ourselves. Thank you. Please share, like and subscribe. Thank you, and visit our classes again.